नमस्कार दोस्तों, वीडियो टाइटल देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो डीरेटर के ऊपर होने वाला है। डीरेटर का बेसिक डिटेल का एक वीडियो मैंने पहले बनाया था, लेकिन वो बहुत ही बेसिक था, यानी नॉर्मली समझने के लिए था कि पावर प्लांट में डीरेटर क्यों प्रयोग करते हैं और उसका पर्पस क्या होता है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि डीरेटर क्या होता है, उस डीरेटर का पूरा ड्यूरेशन का प्रोसेस कैसे होता है, पावर प्लांट में उसमें केमिकल डोजिंग कैसे की जाती है, डीरेटर के टाइप कितने होते हैं, ये सभी कंप्लीट डिटेल्स हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डीरेटर क्या होता है और डीरेटर लगाने का क्या पर्पस है। देखिए, कई इंडस्ट्रीज में वाटर से स्टीम बनाने के लिए हम बॉयलर का उपयोग करते हैं और इस बॉयलर को चलाने के लिए जो सबसे इसेंशियल पार्ट है वो है फीड वाटर, और इसी फीड वाटर को पूरे सिस्टम में रिसर्कुलेट किया जाता है, और वो भी कहीं बिना बाहरी मतलब एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आए हुए। यानी कि जो फीड वाटर पूरे बॉयलर में रिसर्कुलेट हो रहा होता है वो कहीं भी बाहरी एटमॉस्फेयर में कांटेक्ट नहीं करता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो बॉयलर का पूरा सिस्टम है, यानी जितने ट्यूब्स हैं वो सारे लोहे से बने हुए हैं और लोहा ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। तो बॉयलर ट्यूब्स के इंटरनल सरफेस को पानी से होने वाले नुकसान जैसे कोरोजन और इरोजन से बचाने के लिए पानी का ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि हमने तो ट्रीटमेंट डीएम प्लांट में कर लिया था, तो ध्यान यहाँ पर एक चीज़ दें कि डीएम प्लांट में जो वाटर है उसमें जो मिनरल्स हैं उसको डिमिनरलाइज किया जाता है, यानी कि उनमें पाए जाने वाले मिनरल्स को हटाया जाता है। लेकिन पानी में ऑक्सीजन और कार्बन डाई जैसी गैसेज भी मौजूद रहती है। तो इन्हीं पानी में डिज़ोल्व गैसेस जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं, इनको बाहर निकालने के लिए हम डीरेटर लगाते हैं, डीरेशन का प्रोसेस करते हैं, जिससे कि डीरेशन करने पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे पानी में डिज़ोल्व गैसेस हैं वो रिमूव कर सकें। और वाटर से ये जो डिज़ोल्व गैसेस हैं उस वाटर में, उसको रिमूव करने के ही इस प्रोसेस को हम डीरेशन कहते हैं। डीरेशन यानी कि उस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को डीरेशन करके आखिर निकालता कैसे है, मतलब रिमूव्ड कैसे करता है इन वाटर में से इन गैसेस को। फीड वाटर के डीरेशन को दो भाग में डिवाइड किया गया है, जिससे कि हमें समझने में आसानी हो, और डीरेशन का प्रोसेस ही दो भाग में होता है। पहला जो भाग है वो मैकेनिकली होता है, मैकेनिकली डीरेशन बोलते हैं जिसको। इसमें 97 to 98% ऑक्सीजन गैसेज या कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज रिमूव्ड हो जाते हैं, मतलब ये बाहर निकल जाते हैं। और साथ में जो दूसरा प्रोसेस होता है, क्योंकि जो 2 से 3% बच गया हमारा डिज़ोल्व गैसेस, वो केमिकली डीरेशन द्वारा हटाते हैं। इसको हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे हटाते हैं। बस अभी ये जानना ज़रूरी है कि दो तरीके हैं हमारे पास पानी में से जो डिज़ोल्व गैसेज हैं उनको बाहर करने के। पहला एक मैकेनिकली और दूसरा केमिकली। मैकेनिकली में 97% हम रिमूव्ड कर देते हैं, बचे हुए 3%, क्योंकि हमको बिल्कुल 0 चाहिए, पूरा उसमें से डिज़ोल्व गैसेज बाहर होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा भी ऑक्सीजन का अंश रहेगा तो वो आपके ट्यूब्स को ख़राब कर देगा, जंग लगाएगा ही। तो 100% हटाने के लिए लास्ट में जो 2-3% बच जाता है उसके लिए हम लोग केमिकल डीरेशन करते हैं, यानी इसमें केमिकल डोजिंग करते हैं। बेसिकली जो मैकेनिकल डीरेशन है वो हेनरी के लॉ पर बेस्ड है, और हेनरी लॉ कहता है कि द सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस एबव द लिक्विड। यानी कि किसी गैस की किसी द्रव में घुलनशीलता उस गैस के उस द्रव के ऊपर स्थित आंशिक दाब के समानुपाती होता है। और इसी में एक दूसरा भी नियम फॉलो करता है, वो है चार्ल्स का, जो बहुत ही आसान तरीके से बताए हैं कि जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा, यानी पानी का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ऑक्सीजन की घुलनशीलता वैसे वैसे कम होती चली जाएगी। यानी कि जिस हिसाब से टेम्परेचर वाटर का इंक्रीज़ होता जाएगा उसमें घुले हुए गैसेस की मात्रा भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होते चली जाएंगी, यानी कि वो कम होता चला जाएगा। डीरेशन का प्रोसेस जानने के बाद अब हम बात करें डीरेटर के टाइप्स की। तो डीरेटर डिज़ाइन के आधार पर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला स्प्रे टाइप डीरेटर और दूसरा ट्रे टाइप डीरेटर। स्प्रे टाइप डीरेटर जनरली वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के साथ एक सिंगल वेसल वाला डीरेटर होता है,
और इस ड्यूरेटर में जो ड्यूरेशन प्रोसेस होता है और जो ड्यूरेटर का स्टोरेज टैंक है वो दोनों एक ही वेसल में होते हैं, मतलब सिंगल वेसल में ही होते हैं। इसमें 2 सेक्शन भी बने होते हैं, जिसमें एक में प्री हीटिंग होता है और दूसरे सेक्शन में ड्यूरेशन का प्रोसेस होता है। और इन दोनों सेक्शन को जो है वो बफल प्लेट, मतलब एक बीच में बफल प्लेट लगा होता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। उस बफल प्लेट के द्वारा सेपरेट किया जाता है। इसके टॉप साइड यानी कि ऊपर से फीड वाटर को नोजल के द्वारा स्प्रे किया जाता है और यहाँ पर इस लाइन में पहले से स्टीम होता है, जिससे कि वह टकरा कर प्री हीट हो जाता है। और इसे प्री हीट करने का पर्पस ड्यूरेटर के प्री हीटिंग प्रेशर पर फीड वाटर के टेम्परेचर को उसके सेचुरेशन टेम्परेचर तक ले जाना है। और इसमें जब डिजॉल्व गैसेज वाटर से रिमूव्ड हो जाता है तो इस वेसल में लगे यहाँ पर एक वेंट, जिसको कि आप देख सकते हैं, इससे बाहर की ओर निकल जाता है। एंड लास्ट में ड्यूरेटेड बॉयलर फीड वाटर को वेसल के नीचे से बीएफपी के थ्रू बॉयलर में सक्शन करके भेज दिया जाता है। इसके बाद अगर हम ड्यूरेटर के दूसरे टाइप्स को देखें तो वो है ट्रे टाइप ड्यूरेटर, जो कि मोस्ट कॉमन यूज होने वाला ड्यूरेटर है। स्प्रे टाइप ड्यूरेटर के कंपैरिजन में ट्रे टाइप ड्यूरेटर का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। ट्रे टाइप ड्यूरेटर को कैस्केड टाइप ड्यूरेटर के नाम से भी जाना जाता है। ट्रे टाइप ड्यूरेटर के 2 वेसल होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक वर्टिकल वेसल होता है और दूसरा हॉरिजॉन्टल वेसल होता है। वर्टिकल वेसल हमेशा हॉरिजॉन्टल वेसल के ऊपर लगा होता है और इस वर्टिकल वेसल में पूरा जो ड्यूरेशन का प्रोसेस होता है वो यहाँ पर होता है। और जो हॉरिजॉन्टल वेसल है इसमें आपका इस सारा स्टोरेज टैंक की तरह भी काम करता है, मतलब एक स्टोरेज टैंक की तरह ये हो गया। और सारा ड्यूरेशन का प्रोसेस इस वर्टिकल वाले वेसल में होता है। इस ट्रे टाइप ड्यूरेटर में जो फीड वाटर है, यानी हमारा डीएम प्लांट से सारा वाटर प्रोसेस हो जाने के बाद ये फीड वाटर यहाँ से एंटर किया जाता है ड्यूरेशन प्रोसेस होने के लिए। साथ में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कंडेंसेट वाटर भी लिखा है। ये कंडेंसेट वाटर तब आता है जब प्लांट पूरी तरह से स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टअप होने के बाद जो स्टीम टरबाइन में स्टीम अपना वर्कआउट देने के बाद वहाँ से जब कंडेंसर में ठंडा होके हॉट वेल में इकट्ठा होता है तो सीपी के द्वारा डायरेक्ट उसको ड्यूरेटर में भेजा जाता है कंडेंसेट वाटर में। यहाँ पर ये दोबारा रिसर्कुलेट होने के लिए आता है। ये फीड वाटर एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये छोटे छोटे ट्रे लगे हैं। ये ट्रे क्या करते हैं, इसमें भी पहले से एक नोज़ल लगे होते हैं। ड्यूरेटर में जो फीड वाटर आता है इसमें ही एक नोज़ल फिट किए हुए होते हैं। उस नोज़ल से क्या होता है, वाटर पूरा ड्रॉपलेट्स में बट जाते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। जब छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएंगे तो क्या होगा कि वो छोटे छोटे बूंद में होकर, टुकड़े होकर, बिखर कर और इस ट्रे से भी टकरा कर वो नीचे गिरने की कोशिश करेगा। और नीचे ऑक्सिलरी स्टीम की एक लाइन यहाँ पर जो दिख रही है, ये गर्म लाइन होती है यहाँ पर। इसमें ऑलरेडी स्टीम पहले से होता है और ये स्टीम भी यहाँ से रिलीज होकर ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। और ऊपर से क्या है, ये ड्रॉपलेट्स में पानी इस पर गिरता है, ड्रॉप ड्रॉप। और जब ये पानी गिर रहा होता है और इधर का स्टीम वापस ऊपर जा रहा होता है, यहीं पर हेनरीज लॉ वर्क करता है। यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे, जो स्टीम डिस्ट्रीब्यूटर है, इसको लो प्रेशर स्टीम सप्लाई किया जाता है, जो कि टरबाइन के ब्लेड द्वारा किया गया होता है। यह भाप ऊपर जब उठता है तो फीड वाटर के कांटेक्ट में आता है। अब ऊपर से आने वाले ड्रॉपलेट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो जैसे ही स्टीम के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका कांटेक्ट सरफेस जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उसमें घुली हुई गैसेस पूरी तरह से बाहर निकल जाती हैं। हेनरी के नियम के अनुसार यहाँ पर एक चीज़ और होता है कि जब इस ऊपर की ओर जाने वाले स्टीम से नीचे आने वाले ड्रॉपलेट्स टकराते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से स्टीम में गैस की जो सॉल्बिलिटी है वो कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर पर कम हो जाता है। यदि वाटर का टेम्परेचर ड्यूरेटर में जो प्रेशर है उसी प्रेशर पर उस वाटर के टेम्परेचर के बॉइलिंग पॉइंट तक बढ़ा दिया जाता है तो जो टोटल प्रेशर है और वाटर वेपर प्रेशर है वो दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि सीधा सा मतलब है पार्शियल प्रेशर जीरो हो जाएगा। अब जब पार्शियल प्रेशर जीरो हो गया तो गैस की जो सॉल्बिलिटी है वो जीरो पार्शियल प्रेशर पर कम हो जाती है, यानी कि जो गैस की घुलनशीलता है वो जीरो पार्शियल प्रेशर पर कम हो जाती है, यानी कि जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है उस लिक्विड को छोड़कर वो बाहर निकल जाएगा। सबसे आसान शब्दों में कहेंगे तो पानी को गर्म करने से पानी में मौजूद गैसों की घुलने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। अब स्टीम में मौजूद कुछ नॉन कंडेंसेबल गैसेस के वेपर के साथ ये जो हमारा रिमूव्ड हुआ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वेंट है, क्योंकि अब इतने जो गर्म लाइनें आई हुई हैं यहाँ पर, उनकी
उनमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन कंडेंसेबल गैसेज बच जाते हैं। कुछ तो कंडेंसेट होकर इस पानी के साथ मिल जाते हैं और कुछ जो कंडेंसेट नहीं हो पाते नॉन कंडेंसेबल वो, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव हुए हैं वो इस वेंट के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। जब भी आप डिरेटर देखे होंगे तो उसमें ये देखते होंगे कि जब रनिंग प्लांट होता है तब डिरेटर में से लगातार वेंट में से स्टीम और साथ में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज निकलते रहते हैं। अब जैसा कि हमने पहले बताया था कि ड्यूरेशन हो गया, ड्यूरेशन होने के बाद स्टोरेज टैंक में हमारा पानी इकट्ठा हो गया, लेकिन अभी भी हमारा जो वाटर है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। मतलब इसमें ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज हैं ये 97% ही निकले हैं। अभी भी इनमें हमारा 3% डिज़ोल्व गैसेज है। अब इन 3% को हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग इस ड्यूरेटर में केमिकल डोजिंग करते हैं। जैसा कि हमने दूसरा स्टेप बताया था, जो हमारा ऑक्सीजन है उसको रिमूव करने के लिए हम 2 स्टेप बताए थे, एक मैकेनिकल और दूसरा केमिकली। यहाँ पर एक मैकेनिकल ड्यूरेशन करके और 2 से 3% जो बच जाता है उसको हम केमिकली ड्यूरेशन करते हैं। तो उसके लिए हम इस लाइन, यहाँ पर एक लाइन है केमिकल डोजिंग की लाइन ड्यूरेटर में देते हैं जो इसमें डोज करता है। वो केमिकल क्या होता है, हाइड्राजीन नाम का केमिकल प्रयोग किया जाता है। इस केमिकल डोजिंग को हम लोग ऑक्सीजन स्क्वेंजर के नाम से भी जानते हैं। जनरली ऑक्सीजन स्क्वेंजर के रूप में सोडियम सल्फाइड यानी Na2SO3 का इस्तेमाल करते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 बनाता है, जिसे बाद में उड़ा दिया जाता है एटमॉस्फेयर में। और दूसरा भी केमिकल एक जो है डोजिंग किया जाता है, जो अभी पहले हमने बताया, वो है हाइड्रोजन N2H4। और इस तरह के केमिकल डोजिंग करके जो बचा खुचा हमारा डिज़ोल्व गैसेज उसमें रहता है उसको भी हम रिमूव कर देते हैं। यानी केमिकल डोजिंग करने के बाद हमारा 100% प्योर वाटर बन जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई गैस नहीं बचता। और अब ये फीड वाटर पूरी तरह से बॉयलर में जाने के लिए रेडी है। अब ड्यूरेटर में कई सारी लाइन हैं और कई सारे इक्विपमेंट्स लगे हैं, कई सारे गेज लगे हैं, तो उनके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि यहाँ पर इमेज है। इसमें देखकर हम समझ पाएंगे और समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर वेंट। जितने भी डिज़ोल्व गैसेज यानी इसमें थे पहले से, अपना ड्यूरेशन होने के बाद और केमिकल डोजिंग करने के बाद फाइनली ये वेंट के थ्रू एटमॉस्फेयर में छोड़ दिए गए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेफ्टी वाल्व है, सेफ्टी वाल्व, और साथ में ही एक वैक्यूम ब्रेकर यहाँ पर दिया हुआ है। ये पूरा एक क्लोज वेसल है, इसमें प्रेशर अप एंड डाउन हो सकता है, प्रेशर बढ़ सकता है या कभी भी वैक्यूम क्रिएट होने का कंडीशन आ सकता है। तो ऐसे में इससे बचने के लिए अगर प्रेशर ओवर प्रेशर होता है तो हम सेफ्टी वाल्व दिए हैं, और किसी कारण से अगर वैक्यूम बनता है तो वैक्यूम ब्रेकर लगा हुआ रहता है। इस वैक्यूम ब्रेकर को आप इस इमेज में देख सकते हैं, या इस वीडियो के थ्रू भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये वैक्यूम ब्रेकर लगा है और नीचे इसमें जाली दिया हुआ है नेट टाइप का। और वैक्यूम ब्रेकर का काम आप जानते हैं कि किसी भी तरह से अगर इस वेसल के अंदर वैक्यूम बनता है तो उस वैक्यूम को ये किल कर देगा। उसके बाद एक ये लाइन आप देख रहे होंगे, ये ओवरफ्लो की लाइन है। अगर किसी कारण से मान लीजिए हमारा वाटर लेवल बढ़ता है तो ये वाटर लेवल अगर यहाँ पे बढ़ेगा तो इसमें एंटर करके ये ओवरफ्लो के कंडीशन में ये यहाँ से ड्रेन लाइन में मिल जाएगा। यहाँ पर एक ड्रेन लाइन भी दिया हुआ है कि इमरजेंसी में हमें कभी पूरा ड्यूरेटर खाली करना हुआ और खाली करके मेंटेनेंस करना हुआ तो उस कंडीशन में हम इस ड्रेन लाइन का वाल्व खोल देंगे और पूरा वाटर हम ड्रेन कर लेंगे। और ये जो वाटर फ्लो का लाइन दिखाएं, हम इसी में ये ड्रेन लाइन में कनेक्ट किया हुआ रहता है, कहीं नहीं भी किया जा सकता है, वो जैसा वहाँ का रिक्वायरमेंट है, पर ड्रेन लाइन में ही कर देंगे क्योंकि ये दोनों वाटर बाद में वेस्टेज ही हैं। एक यहाँ पर ये केमिकल डोजिंग की लाइन, जैसा कि आपको बताएं कि इसमें केमिकल डोजिंग करते हैं ऑक्सीजन स्क्वेंजर के लिए। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इसमें लेवल गेज लगा हुआ रहता है। ये लेवल गेज अब ड्यूरेटर के बाहर से तो आप नहीं देख पाएंगे कि ड्यूरेटर के भीतर कितना वाटर है, कितना इसका लेवल है, तो उसके लेवल को देखने के लिए बाहर में लेवल गेज है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये लेवल यहाँ तक है, तो लेवल गेज में भी यहाँ तक शो करेगा। अगर लेवल डाउन होगा तो लेवल गेज भी धीरे धीरे डाउन होगा, और लेवल अगर बढ़ेगा तो इसका भी लेवल बढ़ता जाएगा। और ड्यूरेटर का लेवल हम लोग 50 से 60% रखते हैं। नॉर्मल ऑपरेटिंग टाइम में ड्यूरेटर लेवल 50 to 60% ही रखा जाता है। अगर इनिशियल ज़रूरत पड़ता है तो यहाँ पे एक फीड वाटर है और एक कंडेंसेट वाटर है, ये रनिंग टाइम में चालू रहता है। अगर बीच में हमें किसी कारण से लेना भी पड़ता है तो फीड वाटर से लेते हैं।
एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आ सकता है, या हमें भी कन्फ्यूजन शुरू में होता था कि हम स्टार्टिंग टाइम में कैसे ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है इसमें तो हम ऑक्सिलरी स्टीम दे रहे हैं जो टरबाइन द्वारा ब्लीड से निकल रहा है, लेकिन स्टार्टिंग टाइम में ऐसा क्या होगा, क्योंकि टरबाइन तो चल नहीं रहा होगा तो ये लाइन हमको इस लाइन का स्टीम मिलेगा नहीं, तो कैसे करेंगे। तो स्टार्टिंग टाइम में डिरेटर को चार्ज करते हैं, उसको पैगिंग लाइन बोलते हैं, पैगिंग लाइन से चार्ज किया जाता है। पैगिंग लाइन से पहले चार्ज करते हैं, जिसको कि हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं कि डिरेटर चार्ज करना, उसमें डिरेटर पहले चार्ज किया जाता है। यहाँ पर एक बेनिफिट हमें और मिलता है, ये ड्यूरेशन का प्रोसेस तो हो ही रहा है, साथ में वाटर का टेम्परेचर हमको यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस तक मिल जाता है देखने को, कि 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर, इसमें जो स्टोरेज वाटर यहाँ पर स्टोरेज टैंक में जो वाटर इकट्ठा हुआ है ये लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज कर लेता है बीएफपी में जाने से पहले। इसका हमको बेनिफिट ये मिलता है कि अगर हम बॉयलर में ठंडा पानी भेजेंगे, अगर ये फीड वाटर का तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, अगर इस फीड वाटर को मान लीजिए हम प्रोसेस करें और उस प्रोसेस के दौरान ये पानी गर्म ना हो, तो इस ठंडे पानी को अगर हम बॉयलर में भेजेंगे तब भी हमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर पूरे ट्यूब्स हीटेड रहते हैं बॉयलर में, चारों तरफ उसके बर्न हो रहे होते हैं, फायर आग लगे रहते हैं। उस कंडीशन में अगर हम ठंडा पानी भेजेंगे तो बहुत ज़्यादा हैमरिंग होने लगेगा। वाटर हैमरिंग से बचने के लिए ही यहाँ पर एक टेम्परेचर जो राइज हो जा रहा है, ये हमारे लिए दूसरा डिरेटर का बेनिफिट है। उसके बाद ये लास्ट डिस्चार्ज लाइन है जो कि डायरेक्टली बीएफपी से कनेक्टेड होता है। बीएफपी यहाँ से सक्शन करता है और ये बीएफपी सक्शन करने के बाद एचपी हीटर के बाद आपका इकोनोमाइजर से बॉयलर के लिए प्रोसेस में सेंड कर देता है, भेज देता है पानी वहाँ से। अब जनरली ये पूछा जाता है कि डिरेटर को ऊपर ही क्यों रखते हैं और बीएफपी नीचे से सक्शन करता है, तो इसका एक बहुत ही आसान सा उत्तर है सर, सेंट्रीफ्यूगल या मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं और सेंट्रीफ्यूगल पंप में सेल्फ प्राइमिंग नहीं होती और साथ ही ये गैस को पंप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिरेटर में फीड वाटर को लगभग बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर जो उसका है वो ले जाया जाता है, स्टोर किया जाता है। यदि सिस्टम का प्रेशर कम होगा तो वाटर वहाँ स्टीम में कन्वर्ट हो सकता है, जिससे कि टैंक के नीचे के पंपों में सक्शन कम हो सकता है और उस वाटर के साथ स्टीम बबल्स भी आ सकते हैं जो कि पंप के इम्पेलर से पास होंगे। अब जैसे जैसे स्टीम बबल्स इम्पेलर से टकराते जाएंगे, इम्पेलर को डैमेज करते जाएंगे, जिसे कि हम लोग टेक्निकली कैविटेशन कहते हैं। और इन्हीं सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए डिरेटर का जो लोकेशन है वो पंप से ऊपर लगाते हैं और यह बीएफपी के लिए रिक्वायर्ड एनपीएसएच यानी नेट पॉजिटिव सक्शन हेड प्रोवाइड करता है। उम्मीद है दोस्तों डिरेटर का ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और डिरेटर संबंधित सारे जो कन्फ्यूजन्स होंगे वो दूर हो गए होंगे, और डिरेटर कैसे काम करता है, ड्यूरेशन प्रोसेस कैसे करता है, इसमें हेनरीज लॉ कैसे वर्क करता है, ये सभी आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।